हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला में ही। आज जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 12 अक्टूबर की। ठीक है, तो इससे पहले अक्टूबर से रिलेटेड जितनी भी सारी क्लासें हो चुकी हैं या जब से हम लोगों ने इस श्रृंखला की स्टार्टिंग की थी उन सारी क्लासों को या उन सारे वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा एंड यार तत्पश्चात यहाँ पे इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 12 अक्टूबर के इतिहास पे और देश दुनिया से जुड़ी हुई ये ऐसी तमाम घटनाएं होगी जो कि हमेशा और हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो पहले आप लोग इनके पहले वाली क्लास देख लीजिएगा जिसमें से मैं कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं 12 अक्टूबर के इतिहास पे। 12 अक्टूबर क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में और भरपूर आनंद के साथ में देखते हैं 12 अक्टूबर का इतिहास। 12 अक्टूबर 1901 की बात करते हैं। 12 अक्टूबर 1901 यह वो तारीख है कि अपने आप में अलग घटना के साथ में और अलग पहचान के साथ में बतौर 12 अक्टूबर आज क्या है इतिहास में दर्ज है। क्या होता है कि इस दिन हमारा मतलब दुनिया का हमारे एक ताकतवर देश जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, वहां पे यार हम लोगों ने सुना होगा राष्ट्रपति भवन का नाम जिसको हम लोग व्हाइट हाउस के नाम से भी जानते हैं, जहां पे राष्ट्रपति अपनी शासन प्रणाली के द्वारा अपनी गद्दी को क्या करता है, संभालता है। ठीक है, तो इससे पहले यानी 1901 में उस व्हाइट हाउस का नाम क्या होता था? उस व्हाइट हाउस का नाम था हमारा इग्जी। नाम याद रखना, इग्जी क्यूरीज मेसन के नाम से जानते हैं। ये व्हाइट हाउस का पहले का नाम था और किसके द्वारा दिया गया था, यानी इसका जो नाम था वो दिया गया था थियोडोर रूजवेल्ट के द्वारा। रूजवेल्ट के द्वारा इस नाम को 1901 में व्हाइट हाउस का दर्जा दिया गया था। और यार क्या होता है कि इनके द्वारा इस नाम को चेंज किया जाता है। कब? 1901 में। और चेंज करने के पश्चात क्या नाम रखा जाता है? तो चेंज करने के पश्चात इसका नाम बाद में व्हाइट हाउस रखा जाता है जहां पे राष्ट्रपति अपनी शासन प्रणाली को चलाता है। ठीक है, तो इसके पश्चात में व्हाइट हाउस नाम रखा गया। और ऐसा क्यों करना पड़ा, यानी क्या ये नाम ठीक नहीं था पहले का? व्हाइट हाउस नाम क्यों दिया गया? तो यार 1901 के अंतराल में या इसी के आसपास आकर के हमारे कुछ ब्रिटिशर्स होते हैं या कुछ हमारी ब्रिटिशर्स आर्मी होती है, उनके द्वारा इसी अमेरिका में जहां पे ये व्हाइट हाउस स्थित है वहां पे कुछ स्थानों पे यार उनके द्वारा कुछ क्षतियां पहुंचाई जाती हैं या एक तरीके से बोले तो आग वगैरह लगा दी जाती है, जिससे काफी सारे मात्रा में वहां के आसपास का जो भी क्षेत्र होता है वो यार उनको काफी ज्यादा क्षति पहुंचती है। और इसी संदर्भ में व्हाइट हाउस जो था यहाँ पे भी या इस बिल्डिंग में भी कुछ बहुत क्षति देखने के लिए मिल जाती है, जिससे बाद में उस बिल्डिंग को और आकर्षक बनाने के लिए, जिससे वो जो बिल्डिंग है वो आकर्षित लगे या आकर्षित दिखे, तो इसके पश्चात वहां पे क्या कर दिया जाता है, उस पे व्हाइट रंग की पेंटिंग की जाती है।
तो इसी कारणवश जब उसको व्हाइट रंग से पेंट कर दिया जाता है, उसी के पश्चात में इसको हम लोग व्हाइट हाउस का नाम दे देते हैं, जहां पे अमेरिका का जो भी हमारा राष्ट्रपति है वह अपनी सत्ता को वहां से क्या करता है, या अपने पूरे प्रशासन को वहां से संभालता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी 12 अक्टूबर 1901 की तारीख है, ये बाकायदा इतिहास इसका साक्षी बना हुआ है। 12 अक्टूबर के तौर पे बात करते हैं। 12 अक्टूबर 1908 की बात करते हैं। 1908 यह घटना भी यार महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छी बात है। यहां पे देखते हैं क्या होता है कि 12 अक्टूबर 1908 में एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक, जिनको हम लोग आत्माराम के नाम से भी जानते हैं, यानी एक महान विज्ञानी थे, इन्होंने पीएचडी करके रखी थी, तो इस कारणवश हम इनके नाम के आगे बाकायदा एक उपाधि लगाते हैं, जिसको हम डॉक्टरेट की उपाधि के नाम से भी जानते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं डॉक्टर आत्माराम। क्या नाम देते हैं? डॉक्टर आत्माराम। आत्माराम का क्या होता है? जन्म होता है। ये थे कौन? तो यह एक भारतीय, या एक तरीके से बोलूं मैं तो एक अर्थपरक भारतीय वैज्ञानिक थे ये। इस तथ्य को भी हमें पकड़ना है। एंड इसी के पश्चात में ये हमारे एक तरीके से बोले तो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी इनका काफी ज्यादा योगदान रहा, या एक तरीके से बोलूं तो ये प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के ये पक्षधर रह चुके हैं। इसको भी हमें क्या करना है? याद रखना है। एंड यार इनके संदर्भ में और बोलना चाहे तो ये जो आत्माराम अर्थपरक जी हैं, ये एक तरीके से बोले तो चश्मे का जब आविष्कार होता है ना, वैज्ञानिक तो थे ही, तो चश्मे के आविष्कार में इनका भी बहुत ही सराहनीय योगदान देखने के लिए मिलता है। तो इस फैक्ट को भी हमें याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में ये यार विज्ञान से संदर्भ में या साइंस से रिलेटेड इन्होंने मतलब ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया था। तो जिस कारणवश ये जिसको भी विज्ञान से रिलेटेड शिक्षा प्रदान करते थे, वो यार अपनी लैंग्वेज में उसको ज्यादा मतलब बेहतरीन ढंग से उसको विस्तृत करने का प्रयास करते थे, या समझाने का प्रयास करते थे। इसी संदर्भ में क्या होता है कि इसी संदर्भ में हमारे जो एक तरीके से बोले केंद्रीय, या इन्हीं की स्मृति में या इन्हीं की याद में केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा आज भी बाकायदा प्रेजेंट टाइम में एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसको हम लोग आत्माराम पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी हमें याद रखना है। और इतना ही नहीं, इनका जो जीवन था वो काफी ज्यादा सरल था या सादगीपूर्ण था, या एक तरीके से बोले तो एकदम सिंपल साधारण व्यक्ति थे ये। ठीक है, जिस कारणवश इनको लोग एक तरीके से बोले तो सामान्य व्यक्ति के तौर पे, या एक तरीके से और बोलना चाहे तो सामान्य विज्ञानी के तौर पे इनको हम जानते हैं, या इसकी उपाधि देते हैं समाज के जो भी लोग थे। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये 1908 की तारीख 12 तारीख में क्या हुई? हमेशा के लिए दर्ज हो गई इतिहास में। ठीक है, बात करते हैं इसी 12 अक्टूबर के इतिहास में। 12 अक्टूबर 1909 की बात करते हैं। 1909 12 अक्टूबर 1909 भी अपनी अलग घटना के साथ में और अपनी अलग पहचान को लेकर के इतिहास में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है,
इस दिन क्या होता है कि इस दिन हमारी एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, या एक तरीके से बोले तो हम लोगों ने नाम सुना होगा दक्षिणी अमेरिका का। मैप वगैरह देख लीजिएगा उठा करके, दक्षिणी अमेरिका, वहां पे हमारा एक दक्षिणी अमेरिका का सबसे विशाल या सबसे संपन्न देशों में हमारा एक देश आता है, जिसको हम लोग ब्राजील के नाम से भी जानते हैं। तो ब्राजील के कुटिबा शहर में, कहां पे, ब्राजील के कुटिबा शहर में क्या होता है, फुटबॉल टीम की स्थापना होती है। ब्राजील के कुटिबा शहर में क्या होता है, फुटबॉल टीम की स्थापना होती है। फुटबॉल टीम की स्थापना होती है, ये याद रखना है हमको। इसी कारणवश ये 1909 की तारीख बाकायदा 12 अक्टूबर के तौर पे इतिहास में क्या है, दर्ज है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अगर ब्राजील के संदर्भ में इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि ब्राजील जो है हमारा ये कहां पे है, तो मैंने यार शुरू में ही बोला ये दक्षिणी अमेरिका का एक विशाल देश है हमारा, और एक महत्वपूर्ण देशों में इसकी गिनती की जाती है। कहां पे, दक्षिणी अमेरिका में। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा ब्राजील है ना, इसके पूर्वी तट की खोज और मध्य अमेरिका की खोज हमारे एक खोजकर्ता आते हैं, जिसको हम अमेरिको वासा के नाम से जानते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किसकी खोज, ब्राजील के पूर्वी तट की खोज, ब्राजील के पूर्वी तट की खोज। एंड एक हमारा आता है मध्य अमेरिका, इसकी खोज हमारे किसने की थी, अमेरिको वासा नामक व्यक्ति ने, अमेरिको वासा नामक व्यक्ति के द्वारा इन दोनों ही स्थानों की खोज हमारे की गई, जिसके पश्चात में हमारा एक नई दुनिया का निर्माण होता है, जिसको आज हम प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। किसके द्वारा खोज की गई, इसके द्वारा खोज की गई, ठीक है। तो ये फैक्ट भी हमें क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में ये जो ब्राजील है, ये क्या होता है कि ब्राजील में आज भी यार प्रेजेंट टाइम में भी, यानी वर्तमान स्थिति में भी क्या होता है कि यहाँ पे खेल को लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता काफी है। ये सबसे बड़ी बात है ब्राजील की, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, ठीक है। तो इस कारणवश भी फाइनली 12 अक्टूबर 1909 की तारीख आज इतिहास में क्या है, बाकायदा दर्ज है। इसी के संदर्भ में बात करते हैं 12 अक्टूबर 1919 की बात करते हैं। 12 अक्टूबर 1919, 12 अक्टूबर 1919 भी क्या होती है, इतिहास में बाकायदा दर्ज है, अलग घटना के साथ में और अलग अपनी पहचान के साथ में। क्या होता है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा तो फिर से बोलेंगे अच्छा है, नहीं सुना तो और अच्छा है। क्या होता है कि हमारे एक तरीके से बोले तो 1919 में आत्माराम सिंधिया, या जिनको हम लोग राजमाता क्या बोलते हैं, राजमाता विजयराज सिंधिया, ये नाम से आप लोगों को लगेगा कि मेल है, लेकिन ये है फीमेल, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। राजमाता सिंधिया का क्या होता है, जन्म होता है, कहां पे होता है, सागर मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में। ये हमारे विजयराज सिंधिया जी का क्या होता है, जन्म होता है। इन्हीं के संदर्भ में एक दो पॉइंट्स देखते हैं हम
कि क्या होता है कि ये जो सिंधिया जी हैं ये भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी की क्या रही, अपने समय की एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय राजनेता के तौर पे भी जानी जाती हैं। किस पार्टी से थी? बीजेपी से थी। एंड इसी के संदर्भ में अगर और बात करें तो एक हमारा मध्य प्रदेश में क्षेत्र पड़ता है जो कि काफी विशाल क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और काफी संपन्न क्षेत्रों में इसकी गिनती की जाती है, ग्वालियर क्षेत्र की। इस ग्वालियर या जो क्षेत्र था ग्वालियर का, यहाँ पे यार ये ग्वालियर क्यों फेमस था? प्राचीन समय में ग्वालियर इस कारणवश फेमस था क्योंकि यहाँ पे कुछ राजे रजवाड़ों का राज चलता था। प्रेजेंट टाइम में इसका इतिहास अगर हम लोग उठा करके देखेंगे, यानी ग्वालियर का इतिहास अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो यार बाकायदा उसमें ये देखने के लिए हमको मिलता है कि वहां पे प्राचीन समय में कुछ राजा महाराजा या रजवाड़ों का राज चलता था, ठीक है। तो इस कारणवश ग्वालियर इतिहास में अपनी अलग पहचान बना पाता है मध्य प्रदेश के तौर पे। फिलहाल में जो भी लोग होंगे यार, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एमपीपीएससी अर्थात मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस का एग्जाम देंगे, उनको यार ये सारी चीजें अर्थात मध्य प्रदेश स्पेशल अगर देना है तो उसमें क्या होगा कि वहां पे सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल में जो एमपी से मतलब बिलोंग करेंगे वो लोग यार उसका अगर इतिहास देखेंगे पूरा डिटेल में मध्य प्रदेश का, तो वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ पे जो बात करते हैं, राजमाता विजयराज सिंधिया जी जो हैं ये ग्वालियर की राजमाता के तौर पे भी इनको हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, या इनको ग्वालियर की राजमाता के तौर पे इनको संज्ञा दी जाती है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में इनके जो पति थे उनका नाम था शिवाजीराव सिंधिया। वो शिवाजीराव सिंधिया की जब मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करती हैं कि इनको कांग्रेस की तरफ से भी टिकट दिया जाता है, ये बीजेपी का दामन छोड़ देती हैं और कांग्रेस में आकर के शामिल हो जाती हैं, जिसके पश्चात में इनको संसद का सदस्य क्या होना पड़ता है, बनना पड़ता है, या एक संसद के सदस्य के तौर पे इनकी गिनती की जाती है। एंड फाइनली इनके जीवन के कुछ ऐसे आयाम थे या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनके सैद्धांतिक मूल्यों के अनुसार में इनके कुछ दिशा निर्देश भी थे। कुछ ऐसे दिशा निर्देश थे जिनके कारणवश ये क्या करती हैं कि कांग्रेस पार्टी का दामन भी छोड़ देती हैं। पहले बीजेपी का दामन छोड़ा, कांग्रेस में आई, बाद में कांग्रेस का दामन भी छोड़ देती हैं और उसके पश्चात में एक संघ से जुड़ती हैं जिनको हम लोग जनसंघ के नाम से भी जानते हैं। तो इस संदर्भ में विजयराज सिंधिया जी जो हैं ये बाकायदा 12 अक्टूबर 1919 के इतिहास में आज क्या है, दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं 12 अक्टूबर 1967 12 अक्टूबर 1967 की तारीख भी क्या होती है कि इतिहास में बाकायदा दर्ज है, वो भी सुनहरे अक्षरों में। क्या होता है कि 12 अक्टूबर 1967 में हम लोगों ने नाम सुना होगा राम मनोहर लोहिया का, नाम सुना होगा तो बेटर है। फिलहाल में जो इतिहास में बाकायदा रुचि रख रहा होगा बालक, यानी जो भी बालक होगा अगर इतिहास में इंटरेस्ट रखता होगा तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से इनसे परिचित होगा। क्या होगा कि राम मनोहर लोहिया जी का क्या होता है, जन्म होता है। राम मनोहर लोहिया जी का निधन होता है 1967 में। राम मनोहर लोहिया का निधन होता है। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। ये थे कौन? तो राम मनोहर लोहिया जी एक तरीके से बोले तो 1967 में इनकी मृत्यु होती है। इसके पहले इन्होंने एक समाजवादी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं ये।
किसके नेता? समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके हैं, या एक तरीके से बोले तो राजनेता के तौर पे भी इनको हम इस राजनेता की उपाधि भी देते हैं, या राजनेता की संज्ञा से इनको हम लोग क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। एंड इसी के संदर्भ में और अगर बोलना चाहे तो ये स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे भी इनको हम जानते हैं, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पे भी जानते हैं। और इसके ये स्वतंत्रता के संदर्भ में ये इनके प्रखर चिंतक के तौर पे भी जाने जाते हैं। एंड इन्हीं के संदर्भ में और बात करें तो यार, जब भी हमारा ये भारत देश आजाद हुआ था, या ये जो हमारा इंडिया है जब स्वतंत्र होता है, तो कई ऐसे राजनेता सामने उभर करके आते हैं, कई ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या नेता नगरी टाइप के लोग हैं, वो यार सामने उभर करके आते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में। तो उन्हीं में से एक हमारे राम मनोहर लोहिया जी भी हैं, जिन्होंने बाकायदा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में कुछ ऐसे कार्य किए कि पूरी की पूरी काया ही पलट दी किसकी? राजनीति के क्षेत्र की। ठीक है, तो इस संदर्भ में इनको हम लोग इतिहास में क्या करते हैं? जानते हैं, या इतिहास इसका साक्षी बना हुआ है कि राम मनोहर लोहिया 12 अक्टूबर 1967 में इतिहास में क्यों जाने जाते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इंडिया जो है इनको बड़े ही गौरवान्वित के साथ में, या अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाते हुए इंडिया क्या होता है, इनको एक अजेय योद्धा के तौर पे और इसी के पश्चात में महान प्रशंसक के तौर पे भी इनको हम जानते हैं इतिहास में। ठीक है, फिलहाल में इतना पर्याप्त है। 12 अक्टूबर 1967 राम मनोहर लोहिया जी के संदर्भ में बात करते हैं। 1967 के पश्चात में 1999 की 12 अक्टूबर 1999 देखते हैं इसी में 12 अक्टूबर 1999 की तारीख, यह भी बाकायदा इतिहास में अपनी अलग पहचान बना करके दर्ज होती है। 12 अक्टूबर 1999 की तारीख, इस तारीख में क्या होता है कि इस दिन हमको दो घटनाएं याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट घटनाएं, दो घटनाएं याद रखनी है। एक हमको क्या होता है कि एक में हम लोगों ने नाम सुना होगा कि पाकिस्तान में हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, जिनको हम लोग नवाज शरीफ के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ के द्वारा पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ के द्वारा यार एक क्रांति की जाती है, जिसको रक्त विहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है कि एक रक्त विहीन क्रांति की जाती है, उसके माध्यम से ये जो मुशर्रफ साहब है, ये यार पाकिस्तान के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको हम लोग नवाज शरीफ के नाम से जानते हैं, तो इस क्रांति के माध्यम से ये हमारे मुशर्रफ साहब उनके जो भी सरकार थी उसका तख्ता पलट कर देते हैं। कब? 12 अक्टूबर 1999 में। यानी तख्ता पलट से ये तात्पर्य है मेरा कि उनकी सरकार को गिरा देते हैं, अर्थात उनकी सत्ता को अपना लेते हैं, या एक तरीके से बोले तो हथिया लेते हैं या काबिज कर लेते हैं। इस कारणवश
12 अक्टूबर 1999 की तारीख पाकिस्तान के इतिहास में आज भी बाकायदा क्या है, दर्ज है। ठीक है, इसी के पश्चात में एक हमारी घटना 1999 में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना है कि 1999 में विश्व की आबादी में इजाफा होता है। इजाफा मतलब बढ़ोतरी होती है, यानी 6 अरब की आबादी होती है। कब? 12 अक्टूबर 1999 को पूरे दुनिया की जो भी हमारी जनसंख्या थी कितनी थी? 6 अरब थी। इसका मतलब इसकी घोषणा किसने की? तो एक हमारा संगठन है जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के द्वारा ये हमारी एक तरीके से बोले तो आंकड़ा 12 तारीख के तौर पे उपलब्ध कराया गया। एंड इसी के पश्चात में ये 1999 की बात है और इसके 12 वर्ष पहले एक बार संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था? एक आंकड़ा पेश किया था पूरे विश्व के तौर पे। क्या किया था कि 12 साल पहले किसने? 1919 के 12 साल पहले, अर्थात मेरे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1987 या 88 की बात करते हैं। ठीक है, इस दिन क्या होता है कि जब इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1987 या 88 में, तो उस समय विश्व की जो कुल जनसंख्या थी वो 5 अरब की जनसंख्या थी। 5 अरब की जनसंख्या थी, लेकिन 12 साल में पूरे विश्व की आबादी जो है वो यार 1 अरब क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी कारणवश ये 12 अक्टूबर 1919 की तारीख बाकायदा इतिहास में क्या हो गई? घटित होकर के रह गई, जिसका वर्णन बाकायदा इतिहासकारों ने कर दिया। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हमें 12 अक्टूबर 1999 से रिलेटेड याद रखनी है। बात करते हैं इसी 12 अक्टूबर में ही 12 अक्टूबर 1999 के बाद बात करते हैं 2001 की। 2001 में क्या होता है कि 2001 ये वो तारीख है कि अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहास में आज क्या है? दर्ज है। यानी वर्ष 2001 में अपने शताब्दी वर्ष में एक तरीके से बोले तो अपने शताब्दी वर्ष में एक हमारी समिति है जिसको हम लोग नोबेल समिति के नाम से जानते हैं। नोबेल समिति के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा हमारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको शांति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। शांति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। और ये किसको दिया गया? तो ये दिया जाता है हमारे व्यक्ति थे जिनको कोफी अन्नान के नाम से, किस नाम से? कोफी अन्नान के नाम से जानते हैं। तो इनको ये नोबेल समिति के माध्यम से शांति पुरस्कार दिया जाता है या इसका फैसला किया जाता है कि कोफी अन्नान को शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। एंड इसी के पश्चात में ये जो पुरस्कार नोबेल समिति के द्वारा दिया गया ये संयुक्त रूप से दिया गया, अर्थात ये दो लोगों को दिया गया। एक तो हमारे कोफी अन्नान साहब थे एंड एक हमारा संयुक्त राष्ट्र था। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल समिति के माध्यम से शांति पुरस्कार हमारा दिया गया, ये फैसला किया गया। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है किस उपलक्ष्य में दिया जाता है? किस उपलक्ष्य में दिया गया? तो ये हमारा दिया गया कि जो भी हमारा संयुक्त राष्ट्र था उसको पुनर्जीवित करने के लिए या पुनर्गठन करने के लिए। एंड इसी के पश्चात में जो हमारे मानव के अधिकार हैं
जो मनुष्यों के अधिकार हैं उनको प्राथमिकता देने के उद्देश्य से नोबेल समिति के माध्यम से ये संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया, शांति पुरस्कार। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी एक तरीके से बोले 2001 की तारीख है, बाकायदा इतिहास में आज दर्ज होकर के रह गई। यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखना कि 1997 में, ये भी याद रख लेना, 1997 में इनको क्या किया जाता है, कोफी अन्नान साहब को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पद पे बिठा दिया जाता है या इनको नियुक्त किया जाता है और फाइनली 2006 तक ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के तौर पे जाने जाते हैं या उस पद पे बने रहे। ठीक है, तो इस कारणवश 12 अक्टूबर 2001 की तारीख बाकायदा इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं 12 अक्टूबर 2008 की बात करते हैं। 12 अक्टूबर 2008 यह तारीख भी क्या है, इतिहास में अपनी नई घटना के साथ में या नई पहचान के साथ में बाकायदा सुनहरे अक्षरों में इसको दर्ज करके रख दिया गया। क्या होता है कि एक हमारी महिला थी जो कि पहली भारतीय महिला थी जिसको हम लोग सिस्टर अल्फासा के नाम से भी जानते हैं। सिस्टर अल्फासा के नाम से जानते हैं। इनको क्या किया जाता है, एक उपाधि से नवाजा जाता है, इनको एक उपाधि दी जाती है जिसको हम संत की उपाधि के नाम से जानते हैं, संत की उपाधि। और ये उपाधि दी किसने थी, तो हमारा अमेरिका में एक शहर पड़ता है वेटिकन सिटी, यहां पे हमारा एक व्यक्ति होता है जिसको हम लोग पॉप बेनिडिक्ट के नाम से जानते हैं, बेनिडिक्ट के नाम से जानते हैं और यह 16वें नंबर के थे। तो इनका पूरा नाम क्या था, पॉप बेनिडिक्ट 16वां। इनके माध्यम से क्या होता है कि सिस्टर अल्फासा को संत की उपाधि हमारे दी जाती है। यह एक प्रकार का ओहदा होता है, ओहदा मतलब पद होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये भारतीय महिला थी इस पद पर बैठने वाली। एंड इससे पहले यार इससे पहले भी हमारा एक व्यक्ति बैठ चुका था जिसका नाम था हमारा क्या, उसको हम लोग देखते हैं गोंजालो गोर्जिया के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, गोंजालो गोर्जिया के नाम से जानते हैं। ये व्यक्ति फ्रांस का होता है लेकिन इसका जो जन्म होता है वो इंडिया में होता है। तो कैथोलिक चर्च के माध्यम से गोंजालो गोर्जिया को इस पद पे पहले बिठाया गया, उसके पश्चात में सिस्टर अल्फासा को भी बिठाया गया। ठीक है, तो इस कारणवश 12 अक्टूबर 2008 की तारीख बाकायदा इतिहास में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, बात करते हैं इसी 12 अक्टूबर में जो हमारी एक लास्ट घटना बचती है वो है हमारी 12 अक्टूबर 2011 की बात करते हैं। 12 अक्टूबर 2011 की तारीख भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस दिन हमारा इंडिया के एक तरीके से बोले तो जो भी हमारा क्या बोलते हैं कि संसाधन केंद्र है, इंडिया का जो भी हमारा संसाधन केंद्र है या एक तरीके से बोले तो जहां से भी हमारा कुछ जो मिसाइलें वगैरह हैं वो प्रक्षेपित की जाती हैं, वो हमारा क्या होता है कि इनके द्वारा, इंडिया के द्वारा एक हमारा उपग्रह या सैटेलाइट क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था 12 अक्टूबर 2011 को, जिसको हम लोग मध्य ट्रॉपिक्स के नाम से जानते हैं। मध्य ट्रॉपिक्स के नाम से जानते हैं। यह उपग्रह या यह सैटेलाइट हमारा अंतरिक्ष में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। किस उद्देश्य से किया गया, तो इसका महज केवल और केवल एक ही उद्देश्य था
कि इंडिया की जो भी हमारे मौसम की व्यवस्था है या जो भी हमारी जलवायु की व्यवस्था है, मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए या मौसम संबंधी जो भी हमारी एक तरीके से बोले कि मौसम से संबंधित अध्ययन करने के उद्देश्य से या इसके संदर्भ में जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से इंडिया की जो भी हमारी टीम थी, किसकी, वैज्ञानिकों की, उन लोगों ने मध्य ट्रॉपिक्स नाम का एक हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जिस कारणवश ये 12 अक्टूबर 2011 के इतिहास में बाकायदा आज सुनहरे अक्षरों में दर्ज होकर के रह गया। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि 12 अक्टूबर के इतिहास में बाकायदा आज सुनहरे अक्षरों में दर्ज करके रख दी गई। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय हिंद।